नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार का मैसेज आया है, साला देश में सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, और सबूत भी नहीं दिखाया उन्होंने। अगर मैसेज आया था तो सबूत ही दिखा देते। तो इस ऐसी बिना सिर पैर की बातें जो राहुल गांधी करते हैं, दरअसल उसका मकसद क्या हो सकता है? क्यों राहुल गांधी ऐसा करते हैं? राहुल गांधी की एक आदत है कि इररिस्पॉन्सिबल, बेबाक, बेसिर पैर की बातें करना और कंट्रोवर्शियल बातें करना जिसको वो बैक नहीं कर सकते। ये पहली बार उसने नहीं किया है। रादर बहुत सारे सर्कल्स में तो उसका यानी महिलाओं के साथ भी बात करते हैं तो महिलाएं उसको उसके बारे में बोलते हैं कि ही इज अ मैन चाइल्ड, यानी शरीर से बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बच्चे का ही है। तो उसके अंदर उसको आप देखिए, इसके पहले बोला कि मैं सब डिटेल डालने वाला हूँ, वोट चोरी का, ईवीएम हैकिंग का। कुछ नहीं बात किया, कुछ डाला ही नहीं। जब उसको सीईसी ने बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला आप यहाँ हमें दिखाओ, कुछ नहीं किया। बेसिकली ही इज मेकिंग आउटरीजियस स्टेटमेंट्स। एक ही इंटेंट है, लोगों को भड़काओ, रास्ते पे लेके आओ। ओके, ये पहले भी बोला है कि अब युवाओं ने करना है। क्यों युवा करेंगे? आपकी पार्टी, आप अपने पार्टी के लोगों को रास्ते पे नहीं उतार सकते? अगर जेन्युइनली है, अगर जेन्युइन है, कोर्ट जब बोलता है कि हमें दीजिए डेटा तो कोर्ट को नहीं देता है, इलेक्शन कमीशन बोलता है इलेक्शन कमीशन को नहीं देता है, यानी उसकी बातों में कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बहका के, बहला के उसको गलत रास्ते पे लेके जाने की का काम कर रहा है। और इसको सी इट इज डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, क्योंकि देश में एनआरकी फैलाओ। यंगस्टर्स है, जेनजी है, जो कॉलेज में जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है, उन लोग सबको रास्ते पे लेके आओ। उनसे जो काम बांग्लादेश में कराया गया, जो काम नेपाली युद्ध को रास्ते पे लाके नेपाल में किया गया, वो ही काम उनको, वो जो पूरा टूल किट है वो रीएक्टिवेट करना है इंडिया में। और उन लोगों को चाहिए कि ये सरकार कैसे भी जाए। और ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध को बहकाना है, युद्ध को भड़काना है। और युद्ध को कैसे बहकाया जा सकता है, कैसे भड़काया जा सकता है? तो मोदी जी के बारे में गलत स्टेटमेंट्स बोलो। अब ज्ञानेश कुमार क्यों राहुल गांधी को कुछ भी मैसेज भेजेंगे? और ऐसे मैसेज होगा तो इट विल बी ऑन ऑफिशियल ईमेल। व्हाट्सएप पे तो कोई बात नहीं करेगा। और अगर उनके पास है तो उन्होंने प्रूफ स्क्रीनशॉट्स डाल देने चाहिए पब्लिक डोमेन में, खुद के ट्विटर पे, फेसबुक पे डाल देना चाहिए, कांग्रेस के ट्विटर फेसबुक पे डाल देना चाहिए। दिस इज फॉर ज्ञानेश कुमार। दूसरा उनका है कि अब जुडिशरी, उनका आप देखिए वर्ड्स कैसे है। राहुल गांधी के वर्ड्स, वो एक ही चीज बोल रहे हैं, अब लोगों को उसमें विश्वास नहीं रहा है, वो इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं जबकि वो फैक्ट नहीं है। आज के तारीख में मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग इज वेरी हाई, स्पेशली बंगाल जीतने के बाद मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग बहुत हाई हो गया है। अब उनको पता है कि उसका कार्यकर्ता तो निकम्मा है। आधे लोग निकलते नहीं है। कांग्रेस की बर्बादी क्यों हुई? क्योंकि कोई काम करने को तैयार नहीं है। काम करते तो कांग्रेस जीतती कुछ, प्लस लोगों में उसका जनाधार नहीं है। तो अब वो लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते। उन लोग बोलते हैं जेनजी आप बाहर आओ, आप आके धतिंग करो, आप धमाल करो, आप दंगे करो और मोदी जी को फोर्स करो निकलने के लिए, जिससे कि हम लोग सत्ता पे आए। उसके बियॉन्ड उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी जी के बारे में लोगों के मन में शक पैदा करने का काम कर रहे हैं और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस वाले थोड़ी ना इस तरह से बात करते हैं। अभी तो सिक्योरिटी वालों का रिपोर्ट नहीं अब टेबल हुआ है। अगर वो होगा तो राहुल गांधी को तकलीफ हो जाएगी। अमित शाह जी ने तो बोला था कितनी बार इंडिया के बाहर गए विदाउट द सिक्योरिटी फोर्सेस, तो कहाँ कहाँ जाते हैं, वहां उसको कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? ये सब तो बातें अभी तक निकली नहीं है। राहुल गांधी शुड बी वेरी मच अफशेम्ड। और दूसरा, बहुत संभालना चाहिए। अगर कल सुबह इसकी ये सब डिटेल निकलेगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि देखो उनकी भाषा क्या थी कि चीजों को नियंत्रित करने का जो सिस्टम था वो ध्वस्त हो रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के बारे में जानकारियां आ रही हैं। आप सोचिए कि ये जानकारियां क्या सच में आ रही हैं, सिर्फ हवाबाजी? और अगर सच में आ रही है तो फिर उनको पब्लिक डोमेन में ले आओ, सबूतों के साथ बता दो। आप वोट चोरी के सबूत भी नहीं दे पाए थे ना। अब अगर मैसेज आया मुख्य चुनाव आयुक्त का, सर नाम नहीं लिया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार ही है ना, जिनको ये सुबह शाम दोपहर गालियां देते थे। क्या ये माना जाए कि वो इनको मैसेज कर रहे चुपके छुपाते कि ये सब हो रहा है सिस्टम में? इनका प्रॉब्लम ये है, राहुल गांधी का प्रॉब्लम है कि उसकी विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है और उसको भड़काना हो तो अब वो इस तरह के हथकंडे वापर रहे हैं जिससे कि लोग बहक जाए। और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से नहीं चलता। इंटेलिजेंस ऑफिसर थोड़ी ना बात करेगा, जुडिशरी तो वैसे भी इंडिपेंडेंट है।
वो लोग तो मोदी जी की भी नहीं सुनते हैं, उन लोग को खुद के हिसाब से चलना होता है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी वही अलाउ करता है। जुडिशरी के ऊपर जब उसने मैंने सुना कि राहुल गांधी ने बोला कि जुडिशरी के ऊपर भी वजन है, मैं हंस हंस के आंख में से पानी आ गया कि भैया ये जुडिशरी जो मोदी जी का भाजपा का सुनता नहीं है, भाजपा के अगेंस्ट में मोदी जी के अगेंस्ट में उन्होंने स्टेटमेंट्स इश्यू किए, ये क्या चल रहा है? उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्लस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मुझे मैसेज देंगे, यानी वो क्या कहना चाहता है राहुल गांधी? वो यही कहना चाहता है कि जनाधार को भड़काए कि बस अब ये सरकार के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। अरे भाई, किसी को विश्वास नहीं है तो तुम क्या बात कर रहे हो? लोगों से बात करो, आप रास्ते पे जाओ, रास्ते पे जाओगे तो पता चलेगा कि कितने लोगों को मोदी जी में विश्वास है। सर आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी आगे कहते हैं, ये भी हो सकता है कि ये लोग यानी कि मोदी सरकार जनता के दबाव को कुचलने के लिए आपातकाल जैसा कदम उठा दे। आप सोचिए, आपातकाल इस देश में कब लगा था? इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी इमरजेंसी। अब राहुल गांधी जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है मोदी सरकार इमरजेंसी लगा दे इस देश में। सर, मोदी सरकार बंगाल में लोगों पर इतने अत्याचार किए ममता सरकार ने, वहां पर धारा 356 नहीं लगा पाई, आर्टिकल 356 नहीं लगा पाई, और वो कह रहे हैं आपातकाल लगा देंगे देश में। कहां से ट्यूशन लेकर आए? अब क्या कोई नया टूल किट है जो उनको घुट्टी पिला रहा है कि ये बोलो, तब कहीं जाकर यूथ सड़कों पर उतरेगा? सी बेसिकली ये है ना, फियर स्प्रेड करने का है कि आपातकाल आ जाएगी। आपातकाल लाना पॉसिबल नहीं है। इंदिरा गांधी ने किया, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और दूसरी चीज के आपातकाल जिस तरह से लाया गया, उसके बाद में जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्या हुआ? एक ही चीज हुई, इंदिरा की सरकार गई। ये सेम चीज होगी अगर मोदी जी करेंगे, इसलिए मोदी जी बहुत जानकारी से और पब्लिक ओपिनियन जानते हैं। दूसरा, आप एक देखिए, एक बीजेपी और संघ के अंदर एक पूरा प्रोसेस चलता है कि नीचे से ओपिनियन बिल्ड होते जाता है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि मोदी जी ये क्यों नहीं कर रहे, मोदी जी ने कर लेना चाहिए। देश वैसे नहीं चलता। एक जो डेमोक्रेसी होती है, गणतंत्र होता है, उसमें नीचे से ओपिनियन बनना चाहिए, और मोदी जी ने भी यही किया है। संघ में यही सिस्टम है, नीचे से ओपिनियन बनते जाता है, वो ऊपर जाके इम्प्लीमेंट होता है। तो मोदी जी बोलेंगे कल सुबह मुझे फितूर आ गया, मैं इमरजेंसी लगाऊंगा, वैसे नहीं होता है काम। ये देश चलाने का एक तरीका है जिसमें लोगों को साथ में लेके चलना है, और वो भाजपा और संघ को पता है कि इस तरह से ही वो काम चलने वाला है। तो जनाधार बनाओ, कम्युनिकेट करो। मोदी जी वही कह रहे हैं अभी कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, देश के सामने चैलेंजेस है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने बोला आर्थिक प्रॉब्लम आने वाले हैं, भैया पूरे देश दुनिया में आने वाले हैं, सिर्फ भारत में नहीं आएंगे। कल सुबह अगर वॉल स्ट्रीट गिरता है, जैसे 2000 में .com स्कैम के वक्त गिरा, या फिर 2008 में गिरा था, ओके, एनरॉन के सॉरी अपना लीमैन के टाइम में, तो वो सब जगह होने वाला है। उसमें भारत में नहीं होगा, बाकी पूरी दुनिया में होगा, या भारत में होगा पूरी दुनिया में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली कुछ चीजें, कुछ लोगों को पता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, ओके, और उसका वो यूज करके वो डर फैलाने का काम कर रहा है, और वो एनार्की फैला रहा है। मैं उसको एनार्की कहूंगा, डर भी नहीं, एनार्की। वो लोगों को बहका रहा है कि आगे चल के आपने रास्ते पे आना है, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। और वो पूरा एक दुष्प्रचार चला रहा है देश के अगेंस्ट में। मैं मोदी सरकार या भाजपा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश के अगेंस्ट का दुष्प्रचार बोल रहा हूँ। क्योंकि जब सड़कों पे लोगों को भड़का के आप लेके आओगे तो क्या होगा? दंगे होंगे, खून खराबा होगा, आग लगेगी, आगजनी होगी, हम प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जलाई जाएगी, तो नुकसान अर्थतंत्र को होने वाला है। वो चाहता है, वो सिर्फ बता रहा है वो अलग तरीके से, लेकिन वो खुद चाहता है ये सब। वो इसलिए चाहता है क्योंकि मोदी जी ने 12 साल में जीडीपी डबल कर डाली। आज राहुल गांधी और कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो काफी नीचे दिख रहा है कंपैरिजन में, क्योंकि मोदी जी ने उतना देश का विकास करा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि उन लोग ने जो 70 साल में नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट के एकदम डिस्टेंट जगह पे रेलवे लाइन पहुंच गई। यूपी जैसे, जिसको हम लोग बैडलैंड्स बोलते थे, बैडलैंड्स यानी फ्रॉम आउट ऑफ, कि यूपी में तो कुछ नहीं हो सकता, वहां इतने सारे हाईवे आ गए, इतनी सारी फॉरेन कंपनियां आ गई है, पीएलआई स्कीम में लाख करोड़ रुपए के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अभी 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया यूपी ने। ये सब क्या बताता है कि मोदी जी विकास कर सकते हैं, जो राहुल गांधी और नेहरू से लेके राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक किसी ने नहीं किया। तो अब उनको वो बात बता नहीं सकते हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, इसलिए इस तरह से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
और सुमित जी, राहुल गांधी तो वो है जिन्होंने कोविड के जमाने में क्या कहा था कि भारत में 10 लाख लोग मर जाएंगे। तब भी तो लोगों को डराया था इन्होंने ये सब कहकर, लेकिन क्या हुआ? भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कितने अच्छे तरीके से उस मुश्किल से भी सामना किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये बेतुकी बातें हैं कि 10 लाख लोग मर जाएंगे। 10 लाख लोग कैसे मरेंगे? उसको किसी ने पूछा होता ना तब कि टेबल दो आप मेरे को, आपका अजम्पशंस क्या है, 10 लाख कैसे आए, तो बेचारा हड़बड़ा जाता। अब 10 लाख बोलने के लिए कैलकुलेशन कैसे किया भाई? ये बकवास बातें करने का एक्सपर्टाइज है ये बंदे में। इसको सिर्फ बकवास करनी होती है, लोगों को बहकाना होता है। और अंजू जी, मैं आपको बोलता हूँ, भारत का युवा इतना मूर्ख नहीं है, उसको समझ में आता है, उनको दिखता है। ये युवा वर्ग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको दिख रहा है रास्ते पे क्या हो रहा है। उन लोग देख रहे हैं कि क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको भी पता है। यस, नीट में गड़बड़ी हो गई, लीक हुआ, सब कुछ बात सही है, लेकिन इट डज नॉट कॉल फॉर देम टू कम ऑन द स्ट्रीट। उनको वो समझ में आ रहा है कि स्ट्रीट पे आने से कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम को सुधारना जरूरी है, सिस्टम को उखाड़ फेंकना जरूरी नहीं है। लेकिन सर, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के दौरान भी वोट चोरी का आरोप लगाया था, और बाकायदा आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें म्यांमार से वो पीपीटी तैयार होकर आया था, जिसको इन्होंने बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाया था। और तब इनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपके पास अगर वोट चोरी के सबूत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? तो राहुल ने कहा था, वो मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ बता सकता हूं, बाकी काम तो जेनजी करेगी सड़कों पर उतरकर। सर, पिछले दिनों से राहुल गांधी ये राग अलाप रहे हैं कि पीएम मोदी 1 साल बाद प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। ये बात इन्होंने अभी भी कही है, तो जिससे लगता है ना आपको कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टूल किट है जो उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। कहीं बाहर से उनको बताया जा रहा है कि अब तुम्हारी बाकी चीजें तो फेल हो गई, तुम ये वाला नया प्रोपेगेंडा पकड़ लो। एग्जैक्टली ये रोज नया तरीका है। रोज वो बोलते हैं ना कि नया दिन नया जुआ। आज घोड़े पे जुआ खेला, कल दूसरी चीज पे जुआ खेलेंगे। ये सेम चीज चल रही है कि मोदी जी को ये करके बदनाम नहीं कर पाए। आप देखिए, युवा भी समझ रहा है। जब उसको बोला कि आप कोर्ट में नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, युवा बोलेंगे मैं पागल हूं, मैं रास्ते पे उतर के, तुम प्रूफ तो दिखाओ, कुछ नहीं तो हमें प्रूफ दिखाओ, कोर्ट को नहीं तो हमें तो बताओ कि भैया कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे ईवीएम हैक हो रहा है। तुम किसी को कुछ नहीं बता रहे और बोल रहे हो क्या रास्ते पे उतरो, हम पागल है क्या? युवा भी उसको समझ रहा है। वो बोल रहा है कि ये बकवास बात कर रहा है, ये बेतुकी की बात कर रहे हैं, बेसर पैर की बात कर रहा है। राहुल गांधी का ये ट्रेडमार्क है। आप उसका पूरा हिस्ट्री, लास्ट 14 साल 15 साल का हिस्ट्री निकालिए, उसने कब सेंसिबल बात कही है? आप मुझे एक सेंसिबल बात बोल के दिखाइए, एक भी नहीं कही है। वो इस तरह से सिर्फ लोगों को भड़काना चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता। सर, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री के पास जब वो जाते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी ने पहले तो ये सोचना चाहिए कि 100 सीट कैसे लाए। अभी तक 3 डिजिट में आया नहीं है और बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। और मोदी जी की रहे नहीं रहे वो तो भाजपा का डिसीजन है। अभी तो मोदी जी को वोट तो जनता ने दिया है, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो 29 तक को तो डेफिनेटली मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। 29 के बाद हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी तो आप देखिए कि जो नंबर ऑफ सीट्स है, राहुल गांधी के पास इतने लोग भी नहीं है कि वो इन लोगों को हिला भी सके। उसके पास उतने सांसद नहीं है लोकसभा में, राज्यसभा की बात ही मत करो। तो वो क्या कर सकेगा? उसके पास आज कहीं कुछ नहीं है। सी बेसिकली राहुल गांधी इज अ नॉन एंटिटी, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार कितने स्टेट्स में, गिन के 4 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है। उसके राज्यसभा में एमपी भी एकदम कम हो गए। उसके खुद के लोगों को एमपी रिन्यू करने के लिए उसके पास नहीं है उतने ये विधायक नहीं है। तो क्या कर सकता है बेचारा? वो इस तरह से बहका के, उसको सिविल वॉर चाहिए। उसको चाहिए कि सिविल वॉर चालू हो भारत में, युवा उसकी बातें सुन के बहक जाए और रास्ते पे आए, सड़कों पे आके धमाल करे, जिससे कि वो ये देश को डिस्टेबलाइज कर सके। और उसकी मंशा है कि ऐसा होगा तो मोदी जी शर्म के मारे रिजाइन करें कि ये देश में ये सब हो रहा है। जैसे शेख हसीना भाग गई या दूसरे देशों में हुआ कि मैं रिजाइन करके चला जाता हूँ। उनको ये नहीं पता है कि होम मिनिस्ट्री इज ऑल्सो अपना स्टेट का पूरा जो सिस्टम है कि इस तरह से राइटिंग होगा तो लाठीचार्ज भी होगा, काफी कुछ होगा। ही डजंट अंडरस्टैंड ऑल दैट कि लॉ एंड एनफोर्समेंट भी बराबर होने वाला है।
राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है शायद कि टीएमसी के जो 42 एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनमें से 20 हाँ बिना शर्त के बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई शर्त ही नहीं, हम बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो आप सोचिए अगर वो 20 आ जाते हैं तो लोकसभा में मोदी सरकार की ताकत कहां पहुंच जाएगी, एनडीए की ताकत कहां पहुंच जाएगी। श्रमिक भट्टाचार्य ने तो खुद ही बोल दिया कि हम कोई टीएमसी वालों को लेंगे नहीं। अब टीएमसी वालों की इतनी खराब हालत हो गई क्योंकि उन लोग को भी सत्ता का नशा है, उनको कोई भी पार्टी हो लेकिन हमें सत्ता में रहना है। और मोदी जी जानते हैं, भाजपा जानती है कि ऐसे लोगों को नहीं लिया जा सकता। ये सब अछूत कैटेगरी के लोग हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टी में नहीं लिया जा सकता, तो उनको लेने वाले ही नहीं है। लेकिन आज सोचिए, ये लोग सब भाजपा में आने को तैयार है, लेकिन कोई राहुल गांधी और कांग्रेस को फोन नहीं कर रहे कि हम लोग आपके साथ जुड़ के एक सक्षम अपोजिशन बनाने को तैयार है बंगाल में। उनको पता है कि अगर कांग्रेस के साथ जुड़ गए तो हमारी पूरी बर्बादी हो जाएगी, और प्लस हमें जो थोड़ा बहुत हमारी इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी कांग्रेस के साथ जुड़ के। इसलिए उन लोगों को यहाँ उन लोग ऑफर कर रहे हैं। ऑफकोर्स उनको सत्ता भी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की हालत कितनी खराब है कि उसके पास कोई नहीं जा रहा कि हम आपके साथ जुड़ने को तैयार है। उसके साथ कौन है आज के तारीख में? और जो लोगों ने उसके साथ हाथ मिलाया, ममता बनर्जी, इंडिया अलायंस बर्बाद हो गई, स्टैलिन बर्बाद हो गया, उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गया। कौन सी पार्टी है जो उसके साथ होने के बाद, अब अखिलेश का अगले साल योगी जी क्या करते हैं देखना है, लेकिन अब सब लोग की हालत खराब है। कौन जानता है, लालू प्रसाद यादव खत्म बिहार में। कौन सी पार्टी जिसके साथ उसने हाथ मिलाया वो टिकी हुई है? कोई नहीं टिकी हुई है। एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू वहां चले गए थे, वापिस सीधा मोदी जी के पास आ गए, क्योंकि पता चल गया कि वहां गधे लोग हैं सब। तो ममता बनर्जी का हाल भी देख लो ना, उनकी पार्टी में भी दो फाड़ तो हो ही गए हैं। ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी, आज वो खुद बाहर खड़ी हैं। और जो गुट है, जो 60 लोग एक तरफ हो गए, वो कह रहे हैं ममता अगर हमारे साथ रहेंगी तो चीफ एडवाइजर के तौर पर रहेंगी, वो हमें एडवाइस कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, तो अब ममता की वजूद ही खत्म हो गया है। उसके ब्रांड पे पार्टी चल रही थी, वो खुद हार गए, उसकी पार्टी की इतनी खराब हालत हो गई। ओके, उसमें गलतियां की है उसने, उसके ऊपर तो अलग चर्चा आपने की है, इतने सारे डिस्कशंस, लेकिन अब उसके नाम पे पार्टी नहीं चलने वाली है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि अब ममता वोट नहीं ला सकती। ममता के नाम पे कौन वोट दे रहा है? उल्टा लोग जो वोट दे रहे थे वो लोग शिफ्ट हो गए बीजेपी में। लेकिन इन सब के बीच में सुमित जी, जो कुछ राहुल गांधी ने कहा, जो स्टेटमेंट दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर, आईबी चीफ को लेकर, इसका कनेक्शन कहीं आपको इस बात से लगता है कि अभी कल वो जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका भी एक रैली होने वाला है, एक धरना होने वाला है, कहीं उससे जुड़ा हुआ है क्या ये सारा मामला? डेफिनेटली, क्योंकि क्या है मालूम है, अभिजीत डिपके इज अगेन अ फॉरेन प्लांट, यानी एक विदेशी एजेंट ही कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल टर्मोइल यानी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का काम कर रहा है। आज तक जो भी अभिजीत डिपके का और ये कॉकरोच पार्टी है, उसका जो समर्थन था वो सिर्फ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे 22 लाख फॉलोअर्स, 10 लाख फॉलोअर ऐसे था, और 15-20 लाख, 22 लाख। अब क्या हो गया है, लोगों को भी पता चल गया है कि भैया इसके पास जनाधार नहीं है, ये सिर्फ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मस्ती कर रहा है। वो तो कोई भी कर सकता है। कल सुबह अगर आप अपना ट्विटर प्रोफाइल चालू करेंगे, सॉरी इंस्टाग्राम, उसके ऊपर आप कुछ बातें करने लगेंगे तो आपके पास भी 25 लाख फॉलोअर है। आज भी आपके पास यूट्यूब पे कितने सारे फॉलोअर्स है। लेकिन आज मैं अगर से बात करता हूं, मैं बोलूंगा कि अंजू जी के शो पे मुझे 20 लाख लोग देखते हैं, लेकिन मैं रास्ते पे अगर खड़ा हो जाऊं तो मैं 20,000 लोगों को भी खड़ा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जनार्दन मोदी जी जैसे ग्राउंड लेवल के नेता के पास है। तो अब ये तमाशा कराया जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि अभिजीत डिपके के पास फेक बॉट ड्रिवन सपोर्ट बेस नहीं है, उसके पास लोग है। ये लोग भी कौन होंगे? कांग्रेस के और लेफ्ट के लोग होंगे, आम आदमी पार्टी के लोग होंगे जो उसको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। उसके पास खुद के लोग नहीं है। आज वो किसको साथ में जोड़ रहा है? सोनम वांगचुक को, प्रकाश राज को। वो एक सौरव दास करके एक जर्नलिस्ट है, उसको स्पोक्स पर्सन बनाया। वो जर्नलिस्ट कौन है? उसको पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुलित्जर अवार्ड किसको मिलता है? जिसके ऊपर जॉर्ज सोरोस का हाथ होता है, क्योंकि ये फंडिंग किसने किया है? जॉर्ज सोरोस ने किया और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो बेसिकली ये पूरा बाहर से इमेज बना के कि भैया ये लोग हैं, हमारे लोग हैं, सीआईए के साथ कनेक्टेड है, जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्टेड है, और उन लोगों को आगे धर के उन लोग यहाँ एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत डिपके की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। वो कल सुबह अगर बंबई एयरपोर्ट पे आए या पूना एयरपोर्ट पे, उसको कोई पहचानेगा नहीं। उसके पीछे ये लोग है
तो आजू बाजू 40-50 हजार लोग इन लोग जमा करेंगे बस, और वो भी कांग्रेस के लोग होंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, हम लोग तो अभिजीत डिपके के साथ है। वो लोग खुद को कांग्रेसी बोलने को भी शर्म आएगा उनको। ये पूरा आर्टिफिशियल मूवमेंट है। दिस इज आर्टिफिशियल मूवमेंट। मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा, दिस इज अ फेक मूवमेंट, दिस इज अ आर्टिफिशियल मूवमेंट। इसके अंदर कोई वजूद नहीं है। पॉलिटिकली इन्वॉल्व लोग सिर्फ नई टोपी और नया कुर्ता पहन के नई पार्टी में जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखो कि ये जो कल अगर होता है वो धरना, तो उसके लिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है कि हमको तो परमिशन की भी जरूरत नहीं है, हम तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सोनम वांगचुक टाइप लोग बोल रहे हैं। सोनम वांगचुक भूल गए खुद वो कितने दिन तक जेल के अंदर रहकर आए हैं और किन शर्तों पर रिहा हुए हैं। अपना प्रोपेगेंडा भूल गए वो, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही थी। और अब अगर वो इसके साथ चिपक जाते, इस कॉकरोच के साथ चिपक जाते हैं, तो आप सोचिए कि फिर तो पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया ना। आम आदमी पार्टी के लोग इनसे इनके साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या वो लोग जो मेन स्ट्रीम पार्टियों के तौर पर मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे? एग्जैक्टली आपने बोल दिया। जो मेन स्ट्रीम पार्टी के जोर पे, उनके पार्टी के ब्रांड, उसके पार्टी के लीडर्स के ब्रांड पे उन लोग मोदी को अपोज नहीं कर पा रहे, मोदी के सामने इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे हैं। फिर वो आप ममता बनर्जी बोलो, आप यहाँ उद्धव ठाकरे बोलो, आप वहां लालू प्रसाद बोलो, कोई नहीं कर पा रहा है। स्टालिन जैसा स्टालिन, भले वहां बीजेपी नहीं जीती क्योंकि बीजेपी का उतना वहां कुछ ग्रास रूट प्रेजेंस भी नहीं था इतने सालों तक, लेकिन लोग खत्म होते जा रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि भैया हम कांग्रेस के नाम पे, टीएमसी के नाम पे कैसे धरने दे सके। तो नए नए एक्टर्स ला रहे हैं, नए नए एजेंट्स ला रहे हैं, जिसके थ्रू उन लोग ये मूवमेंट, एंटी मोदी मूवमेंट चालू रखे। उसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये जो अभिजीत दिपके है, ये बोस्टन में पढ़ता था, और इसकी तो पहले की जब ये आईटी सेल में था आम आदमी पार्टी के, तब की मनीष सिसोदिया के साथ तस्वीरें कितनी वायरल हुई। तब तो ये शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैं बोस्टन में पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, मुझको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वहां पर किसके फंड पर गया, वहां जाकर उसने ये सारे हथकंडे क्यों अपनाए, वो भी तब जब नीट की परीक्षा लीक होने के बाद केजरीवाल ने लगातार 2 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बार बार ये कहा था कि अब युवाओं को आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। उसके 3 दिन के बाद ये कॉकरोच पार्टी लॉन्च हुई थी। तो क्या आम आदमी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है? आम आदमी पार्टी को पता है कि उसके नाम पे रास्ते पे कोई नहीं उतरेगा। पंजाब में भी उसका पॉपुलैरिटी रेटिंग कम हो गया है। उसके बाद में दिल्ली में तो उसका पूरा सुपड़ा साफ हो गया। 2022 में, 2017 में उन्होंने गुजरात में कोशिश की तो गुजरात में पूरी पिटाई हो गई, धुलाई हो गई। गोवा में हार चुके हैं। उनको पता है उसके पास जनाधार नहीं है। वो खुद रास्ते पे उतरेगा तो शायद उसको 2-4 लोग आके उसके मुंह पे स्याही फेंक दे या 2-3 उसको थप्पड़ भी जड़ दे, जो वीडियो सब लोगों ने देखे हैं। तो उसको पता है कि उसके नाम पे कोई नहीं आने वाला है, तो वो दूसरे के नाम पे कर रहा है कि भैया अब अजीत मेरे नाम पे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो अभिजीत दिपके तेरे नाम पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं रास्ते पे आऊंगा तो उल्टा जो लोग आ सकते हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसका जनाधार ही नहीं है। ये जितने भी ये कॉकरोच पार्टी के साथ है, वो लोगों के पास जनाधार नहीं है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। राहुल गांधी को अगर ये सब बोलना पड़ रहा है, दैट शोज के मेरे पास ताकत नहीं है। अगर इतना अच्छा अपोजिशन का लीडर है, इतनी पुरानी पार्टी, इतना पुराना वंश, तो खुद पार्लियामेंट के अंदर प्रश्न रेज करके कोर्ट में जाके और सब जगह जाके वो क्लियर अप करा सकता है। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसको सिर्फ लोगों को भड़काना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। और रेजिम चेंज ऑपरेशन है अंजू जी, आई एम यूजिंग द वर्ड, दिस इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन है। मोदी जी को निकाल के, भाजपा की सरकार निकाल के यहाँ दूसरी अपनी फेवरेट सरकार बिठाने का भारत के बाहर के एजेंसीज का और भारत के बाहर के लोगों का चाल है। ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है और इसके अंदर में ये पूरा काम चल रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर ये रिजीम चेंज की कंस्पिरेसी है, सीआईएस के साथ होगा, एसआईएस के साथ होगा, तो ये जो अभिजीत दिपके आ रहा है, इसको तो फंडिंग भी वहीं से हुई होगी। यस, डेफिनेटली उसको फंडिंग बहुत, और ये सब छोटे फंडिंग वाले हैं। इसमें कुछ बड़ा काम नहीं होता है। इसमें कितने बॉट्स का काम है। अब यहाँ राहुल गांधी को बोल दिया, दूसरे 4-5 लोगों को बोल दिया, प्रकाश राज के थोड़े फैन आ जाएंगे, सोनम वांगचुक का तो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो उसके लोग आ जाएंगे। वैसे करके उन लोग पूरा मैनेज करेंगे। इसके अंदर ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। सीआईए के लिए ये ऑपरेशन, ये पूरा जो अगर तमाशा करना है तो चिल्लर में हो जाएगा, उसको ज्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले इसके अंदर। 1-1.5-2 करोड़ में तो पूरा काम हो जाएगा आराम से। क्या करना है? वांगचुक खुद के लोगों को लेके आएगा, प्रकाश राज बोलेगा तो जो उसके थोड़े बहुत फैन होंगे, जो वेल्ले बैठे हैं, वो लोग आ जाएंगे। उसके साथ में बाद में
ये सब आम आदमी पार्टी के लोग आ जाएंगे, उसके छात्र जो ये है पूरे स्टूडेंट विंग उसके लोग आ जाएंगे, पैसे भर लेंगे, वो सब इंस्ट्रक्शंस चले जाएंगे, अरविंद तू भेजना अपने बच्चों को, हो गया बात खत्म, उसमें पैसा ही नहीं लगेगा, ये एकदम कम से कम पैसे में काम चलने वाला है। दिस इज द लो कॉस्ट ऑपरेशन, लो कॉस्ट, एकदम लोएस्ट कॉस्ट में काम हो जाएगा, सीआईए को भी पता है और सबको पाल के रखा है इतने सालों से। अभी उसको बोला तो उन लोग क्या भेजेंगे नहीं, रास्ते पे लोग भेजेंगे ही उन लोग, क्योंकि इतने सालों से पाल के रखा है। चलिए ये अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन का ही हिस्सा है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि देश का एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे देश की जो संस्थाएं हैं उनको कैसे टारगेट कर रहा है। पहले लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सारी बातें राहुल गांधी बाहर जाकर करते थे। और जब से उनसे ये सवाल पूछा गया अमित शाह द्वारा कि उनके जो दौरे हैं दरअसल उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, तब से आप देखिए राहुल गांधी एक बार भी बाहर नहीं गए हैं। अब वो देश में बैठकर ही रायता फैला रहे हैं, वरना वो बाहर जाकर बोलते थे। अब आप देखो पिछले 1.5-2 महीने से राहुल गांधी कहीं नहीं गए हैं, वो देश के अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बाहर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। हो सकता है ये अभिजीत दीपके को जो भेजा गया है वो राहुल की मदद के लिए भेजा गया हो और राहुल तक भी पुलिंदा पहुंच गया हो कि अब की बार तुमको इनको टारगेट करना है। इसमें पहले वो जब बाहर से राहुल गांधी बात करता था तब भी उसका क्या था कि वो मीडिया में यहाँ उसको एम्प्लीफिकेशन मिले और लोगों के मन में वो शक का कीड़ा डाल सके कि भैया मोदी गवर्नमेंट बराबर काम नहीं कर रही है। लोगों ने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, भारत के बाहर जाके बकवास करता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और एलओपी एक कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट है, इट इज नॉट, ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद में उसको इस तरह से कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, भैया तो तेरे को एलओपी क्यों बनाया है तेरी पार्टी ने, तू संसद में क्यों बैठा है? अगर जेंजी ने सब करना है तो भैया तू निकल जा, तू रिजाइन करके तू थाईलैंड में घूमते रहे, स्पेन में घूमते रहे, छुट्टी मना, मजे कर, तू क्यों यहाँ काम कर रहा है? ये सब तेरा काम ये है। अगर जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो तूने बात करनी चाहिए पार्लियामेंट में, ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए, तूने मिलना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं करना चाहता? ये जेंजी करेगा तो जेंजी सब कुछ करेगा, तो तू क्या करेगा? ये बहकाने की बातें कर रहा है और कुछ नहीं है। ये बहकाने की बातें कर रहे हैं। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल ने स्टेटमेंट दिया था ना कि केरोसिन छिड़का हुआ है पूरे देश में, बस आग लगाने की देरी है। तो वही काम तो राहुल गांधी अब कर रहे हैं और पिछले दिनों से वो लगातार यही तो करते आ रहे हैं, वरना वोट चोरी क्या था सर? और राहुल गांधी ने जो यात्राएं यहाँ निकाली, उन यात्राओं में जॉर्ज सोरोस के कितने आदमी होते थे, कहां से फंडिंग हो रही थी, ये भी तो सवाल है ना। और वोट चोरी की बात आज से नहीं, 2014 से चल रही है, हमेशा वो बोल रहा है वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। और क्या हो रहा है? कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा है, कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। उसको चाहिए कि वोट चोरी के नाम पे लोग दंगा करने के लिए रास्ते पे आ जाए, जैसे लेनिन ने किया था 1917 में। नहीं होगा वो, क्योंकि लोगों को विश्वास है, लोगों को अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास है। राहुल गांधी अपनी वो लाल कलर की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों को विश्वास ही नहीं है राहुल गांधी पे। आज अगर राहुल गांधी रियली इफेक्टिव होता ना तो बंबई के कॉलेजेस के बाहर लड़के खड़े हो गए होते, जेंजी खड़ा होता। जेंजी क्यों खड़ा नहीं है? लोगों ने नीट का क्रिटिसिज्म किया, ऐसी हम लोग दोनों भी नीट में पेपर लीक को हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते, वो गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, लेकिन इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, इसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके सामने एक्शन लेना जरूरी है, वो सब काम होना चाहिए। उसके बदले उसको पॉलिटिसाइज करके क्या मिलने वाला है? क्या उससे बच्चे लोगों के एग्जाम का ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे? नहीं, दूसरी बार नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, नीट में वापस हो सकता है। आपने सिस्टम चेंज करनी चाहिए, आपने सिस्टम इंप्रूव करनी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट बदलने से कुछ नहीं होता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है नीट में, धीरे 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 इंप्रूवमेंट्स आते रहेंगे। लेकिन एक चीज और जो अभी हाल के दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई थी कि भारत ने बहुत सारा अपना सोना जो है वो विदेश में बेच दिया है, ब्लूमबर्ग में शायद एक खबर छपी थी, उसको भी विपक्ष ने बड़ा एम्पलीफाई करने की कोशिश की। क्या सच में ऐसा हुआ है? भारत के पास रफली 880 टन सोना है, और लास्ट का जो अभी आरबीआई का रिलीजेस है उसके हिसाब से उसने 1 टन भी माल बेचा नहीं है। दिस इज द रियलिटी। 880 टन था, 880 टन है लेटेस्ट आरबीआई के रिलीज के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। तो इन लोगों ने जो किया है, भाव कम हो गया है बेसिकली। सी द थिंग इज मार्क टू मार्केट करके एक पूरा कंसेप्ट होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके दर्शक वो बोर हो जाएंगे, लेकिन वो मार्क टू मार्केट के बेसिस पे सोने का भाव कम करके उन्होंने वो नया भाव डाला है। वो कैसे किया है वो आरबीआई को क्लियरिफाई करना पड़ेगा,
ओके, क्योंकि वो मेथोडोलॉजी पे एक सवाल आ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सोने का जो है 880 टन वो नंबर सेम है। सिर्फ मेथोडोलॉजी में लोग बोल रहे हैं कि वो जो प्राइसिंग मेथोडोलॉजी है, जो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है जिसके कारण ये नंबर दिख रहा है एंड दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। लेकिन आरबीआई का डेटा जो कि एकदम जेन्युइन है, उसके अंदर क्वांटिटी तो 1 टन की भी क्वांटिटी कम नहीं हुई है। तो ये जो था फेक न्यूज़ है और आरबीआई ने क्लैरिफाई भी किया है। तो इसी तरह की फेक न्यूज़ फैला कर तो राहुल गांधी को लगता है ना कि शायद वो पीएम की कुर्सी तक पहुंच जाए। लेकिन आपने सही कहा, राहुल गांधी को तो पहले ये होमवर्क करना है कि वो 100 के आंकड़े तक तो पहुंचे, 99 पर ही अटक गए हैं। और अगर बीजेपी के साथ उनको मुकाबला करना है तो ये सारी हरकतें करने से मुकाबला नहीं होगा। ग्राउंड जीरो पर जाकर, ग्रास रूट पर जाकर काम करना पड़ेगा। जैसा काम बीजेपी ने बंगाल में किया, उसके बाद उनकी सरकार बनी। पहले 2 सीटें, फिर 77 सीटें, फिर सरकार बनी। तो 10 साल 12 साल की मेहनत के बाद बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वो इस तरह की फेक खबरें फैलाकर बस बार बार ये बोलकर कि पीएम मोदी 1 साल बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, तो उनको लगता है कि वो जो शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो ये सच में शर्म की बात है कि हमारे देश का एलओपी इस तरह की बातें करता है। उसको अपने मुख्य चुनाव आयुक्त से तो पहले बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन अब वो उनको मैसेज कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो मैसेज पब्लिक डोमेन में लाएं, दिखाएं सबको सबूत के साथ कि ये मैसेज उनको ज्ञानेश कुमार ने किया है। और फिर देखते हैं ज्ञानेश कुमार क्या सफाई देते हैं। लेकिन हवाबाजी करने से बात नहीं बनेगी। इस देश की जेनजी बहुत समझदार है, वो राहुल गांधी की हकीकत को भी समझते हैं। तो राहुल गांधी लाख झूठ बोल लें, लेकिन कहते हैं ना, एक झूठ 100 लोग भी बोले तब भी सच नहीं हो सकता। ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय माता दी। आपका और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय माता जी।